सबसे पहले तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको जोहार। और जो हमने बात बताई है, जो इंटरव्यू हमने आज दिया, उनकी चैनल को भी दिल से धन्यवाद। 100% में से 80% लोग वापस जाते हैं, 70 से 80% लोग, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई है जो झटका शॉट में मर जाते हैं, कोई कुएं में पड़ के मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट करके मर जाता है, किसी को मार के फेंक दिया जाता है, किसी को मार के टांग दिया जाता है। ऐसी अनेक सी घटना आती है हमारे भाइयों के साथ। तो हमारा मानना यह है कि हमारे लोग यहाँ आते हैं तो वो लोग कहाँ भाग रखते हैं और कहाँ नहीं, कौन से गांव में रखते हैं, कौन से तालुके में रखते हैं और किसकी वाड़ी रखते हैं। और मैंने बोला था बॉर्डर रोकना, लेकिन बॉर्डर पे इसलिए हम खड़े रहने की बात कर रहे थे कि हमारे जितने भी जो लोग आते हैं, जो भाई आते हैं, उनके आधार कार्ड और उनको ये पूछना है कि आप कौन से तालुके में भाग रखने जा रहे हो और कौन से ज़िले में रखने जा रहे हो। हमारा कहना ये है। हेलो दोस्तों, जय जोहार, जय आदिवासी। तो दोस्तों આપણા साथ में છે कदम भाई और गिनू भाई और जितेंद्र डामोर भाई है ना। तो मजदूर संगठन की टीम पूरी यहाँ पे अपने साथ है। तो मतलब आप लोग तीनों का सवाल जवाब कर है ना, तो वीडियो का छोड़ने खड़े जाओ और शुरू से लेकर एंड तक देख दो है ना। तो दोस्तों बने रहो, सवाल कर दो कदम भाई से है ना। तो कदम भाई बढ़िया गई। बढ़िया। तो अपने दोस्तों को थोड़ा सा आपका परिचय बता दो। जोहार साथियों, मैं आदिवासी परिवार मजदूर संगठन से कदम सिंह गणावा। मैं अलीराजपुर जिले चंद्रशेखर आज़ाद नगर तहसील और ग्राम बड़ी मालपुर से हूँ। और हम यहाँ हमारे आदिवासी समाज के जो लोग हैं, जो पीड़ित है, जिनके साथ शोषण अत्याचार होता है, जो गुजरात के अंदर हमारे आदिवासी भाई बहुत ही परेशान रहते हैं। इस कारण हमारे लोगों को हमने एकजुट और आदिवासी की एकता बढ़ाने के लिए हमने हमारी टीम ने मिलकर हमने एक संगठन बनाया, जिसमें हम टोटल 5 लोग थे, जिनका नाम मैं अभी लूँगा। जो दिनेश भाई है, गिनू भाई है, पप्पू भाई है, जितेन भाई है और मैं हूँ और भान सिंह भाई भूरिया है। तो हमने वो आटकोट के अंदर बैठकर संगठन डिसाइड करा था। उसके बाद हमारी टीम ने डिसीजन लिया कि हमारे आदिवासी भाई गुजरात के अंदर परेशानी में रहते हैं, तो उनके लिए मदद की जाए। तो पहली तो क्या, हमारे लोगों के साथ गुजरात के अंदर अत्याचार ज़्यादा हो रहा था, क्योंकि लोगों को गुजरात के अंदर खेती काम करते मजदूरी करने आए हुए आदिवासी भाइयों को मोल मिलने के बाद गुजरात के अंदर से भगाया जाता है और उनको प्रशासन के द्वारा भी न्याय नहीं मिलता गुजरात के अंदर, क्योंकि हमारे लोग बहुत ही पढ़े लिखे नहीं हैं, अनपढ़ भी है थोड़े बहुत, क्योंकि अधिकतर शिक्षा ज़्यादा नहीं है हमारे समाज के अंदर। क्योंकि यहाँ मेहनत करने के लिए आते हैं, तो हम उनको जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारी एकता हमने दिखाई है और हमने यहाँ कम से कम बहुत ही कम से कम 12 ज़िले के अंदर हमने आवेदन पत्र तालुका में सब जगह दिया है। हमने हमारी पूरी टीम ने मिलकर हमने ये एकता बनाई है और आज हम हमारे साथ 70 से 80 हज़ार लोग जुड़े हैं। और अभी हम आगे कोशिश कर रहे हैं हमारे समाज को आगे बढ़ाने की और जागरूक करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जय दोस्तों अपने साथ है गिनू मेड़ा है ना। तो गिनू भाई, सबसे पहले ये मजदूर संगठन बनाने के किसके मतलब कौन किसके दिमाग में आया था कि मजदूर संगठन अपने गुजरात में जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए काम करने का किसके मन में सबसे पहले विचार आया था? देखो, इसमें ऐसा है कि सबसे पहले 2 साल हो गया। तो शुरुआत में मैं गाने बनाता था, गाने लिखता था। उसके बाद जो अपने समाज में छोटी छोटी प्रॉब्लम आती हैं, आप सेठ लोग बहुत ज़्यादा परेशान होता, तो कहीं ना कहीं मैं उनके साथ जाके खड़ा रहता था। तो मेरे ख्याल में ऐसा हुआ कि भाई यहाँ पर कुछ तो होना चाहिए। तो हमने शुरुआत में जो टीम थी छोटी सी टंकारा तालुका के अंदर हम लोग ने छोटा सा संगठन स्टार्ट करा था। वह उस संगठन में मिलकर हम लोग काम कर रहे थे। तो उसके बाद वो टंकारा वाला जो संगठन था, वहाँ पर धीरे धीरे एक दूसरे की खींचा खींची में वो संगठन हमारा थोड़ा सा बिखर गया। फिर भी मैंने उधर से जो ग्रुप था वो लेके काम कर रहा था। तो उसके बाद टंकारा ग्रुप ने पहले तो मिलके हम लोग ये राजकोट में जो बिरसा मुंडा भगवान की जो मूर्ति लगी थी
वहाँ पर हम लोग बातचीत करी, जो राजकोट वाला संगठन और ये टंकारा वाला संगठन मिलके हम लोग वहाँ पर जो मूर्ति लगाई राजकोट के अंदर में, उसके बाद हम एक दूसरे को सब बिखर गए। बिखरने के बाद ये अलग अलग जगह पर चले गए हम लोग। तो उसके बाद ये दिनेश भाई नीनामा उसी वक्त मिला था, जो राजकोट में पप्पू सिंह वसूनिया और दिनेश नीनामा दोनों मेरे को जानते तो नहीं थे। और वो लोग मेरे को फ़ोन करके, ये सरदार है ना कॉमेडी अपना, वो क्या वो सरदार वसूलिया। हाँ, उससे मेरा नंबर लेके मेरे से बात करी। और मेरे से बात करने के बाद पप्पू सिंह और दिनेश नीनामा जी मुझे मिलने के लिए आए और वहाँ पर मिले, जो मूर्ति खड़ी करी वहाँ पर। उसके बाद धीरे धीरे हमारे नंबर वगैरह लिया, बातचीत होती रहती थी। और इस साल में और भी बातचीत होने के बाद यहाँ पर मुझे ये जितन भाई डामोर थ्रोल के अंदर जो रैली की 9 अगस्त रैली निकाली, उसके बाद मैंने भी टंकारा में हम लोगों ने स्टार्ट करा। तो उसके बाद मैंने भी सोचा कि जितन है अपने उधर का नहीं है, यहाँ का बंदा, ऐसा सोच रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने वीडियो देखकर वीडियो मेरा उसको टैग करा। टैग करने के बाद उनसे कांटेक्ट हुआ, कांटेक्ट होने बातचीत करी तो जितन भाई डामोर मिले। फिर बातचीत करते करते उनको बोला, उनके घर पे मैंने मीटिंग करवाई। दिनेश नीनामा और पप्पू सिंह वसूनिया आए थे, वहाँ पर मीटिंग करवाई तो उनको भी अच्छा लगा, ये पप्पू भाई को और दिनेश भाई को और जितन भाई को भी। उसके बाद धीरे धीरे एक छोटा सा मैटर था, वो सोशल मीडिया रोस्टर वाले जो सतीश करके उनका मैटर हुआ था। तो वहाँ पर मैं मैटर में गया था और रेवन भुरिया और दोनों हम साथ में गए थे। वो बेटवासा का छोरा है, उसके साथ में गए थे। उसके बाद ये कदम सिंह गणावा किसी से नंबर लेकर मेरे को फ़ोन करा। जब उस टाइम ये छपरी की तरह था तो कहीं कहीं घूमता रहता था R1 गाड़ी लेकर। तो उसके बाद मेरे को फ़ोन लेकर बड़ी हवा में बातें कर रहा था कि फलाना ढिकना। मैंने बोला ये कौन सी तोप है। मैंने बोला, उसको भेज दिया पुलिस स्टेशन में, पास करा कि वहाँ से कैसी किस प्रकार की बातें करता है। तो बिल्कुल उन्होंने पुलिस स्टेशन में गोंडल के अंदर सही तरह के बात करी। उसके बाद ये लाठी के अंदर मेरे साथ फ़ोटो खिंचवाने आया। तो मैंने उसको बोला कि इस प्रकार का मैं काम कर रहा हूँ संगठन में, और मैं अभी इधर जा रहा हूँ नए संगठन का नाम रखने के लिए जसजड़ में। हाँ, तो चाहे तो आपकी मर्जी हो तो आ सकते हैं, बोला। तो फिर ये तैयार हो गया, आया साथ में। उस टाइम इनके ऊपर मेरे को बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं था। हाँ, तो फिर धीरे धीरे भरोसा आने लग गया। उसके बाद अच्छी तरह से काम करने लग गया तो ठीक ठाक लगा। और काम करना जहाँ मैं भेजा वहाँ पर गया, जहाँ पर मैंने भेजा सब जगह ठीक ठाक लगा। तो उसके बाद चलो ठीक है, आज की तारीख में हम लोग संगठन इतना पॉपुलर बना दिया कि सौराष्ट्र तो क्या 3-4 राज्य के लोग जो है संगठन का नाम लेके बोलते हैं कि ये मजदूर संगठन वाले हैं पहले। सही है। तो दूसरा सवाल कदम भाई, जैसे कि आप हर जगह मीट ये रखते हो ना, तो जो टेंट का हो गया सब कुछ, जैसे कि म्यूजिक सिस्टम हो गया, उनका पैसा कौन देता है? साथियों, जैसे अभी हाल फिलहाल के अंदर हम थोड़ा बहुत हमारा भी खर्चा हो रहा है, हम खुद भी खर्चा कर रहे हैं। और जो बड़ा खर्चा आता है जिसमें सहयोग MP से जो सारंग दादा भी कर रहा है, और यहाँ से हमारा भी थोड़ा खर्चा हो रहा है, और सब हम मिलकर खर्चा कर रहे हैं। उसके बाद जो संगठन है आदिवासी परिवार मजदूर मंच हमारा बनाया है, रजिस्ट्रेशन संगठन है। तो हम अभी लोगों से हमने अभी 1 रुपये भी नहीं लिया है। जैसे और दूसरा सवाल गिनू भाई, जैसे कि अभी आप लोग आवेदन दे रहे हैं ना जिले जिले में जाके, तो मतलब आगे जाके क्या होगा? लोगों को ये पैसा मिल पाएगा, कैसा क्या होगा? देखो, वो सरकार डिसाइड करेगी। उनको सरकार को क्या कहना चाहेंगे, अभी तक हमें कोई रिप्लाई नहीं आया। मतलब आपको कहना है कि आगे से कोई रिप्लाई अभी तक आया नहीं है? बहुत ज़्यादा हम लोग मेहनत कर लिया लेकिन रिप्लाई नहीं आया। लास्ट में अगर रिप्लाई नहीं आया तो यहाँ पूरा सौराष्ट्र में जितने भी अपने भाई बहन आदिवासी परिवार जो है काम कर रहे हैं, अगर सभी के अपनी एकता बन गई और सभी तैयार है तो यहाँ से पैदल यात्रा पूरा यहाँ तक ये गांधीनगर तक जाने के हम लोग ने प्लान बना रखा है। लेकिन तभी वहाँ पर जवाब मिल सकता है अपन को, ऐसा हो सकता है अगर। और कदम भाई, जैसे कि अभी लगभग 1-2 डेढ़ महीने में, जैसे कि आपने आदिवासी लोग जो लोग इधर आए हैं,
उनका भाग खत्म हो जाएगा, है ना। और अगले साल किस तरह भाग रखने की मांग कहना चाहोगे? अगले साल हम तो ये कह रहे हैं कि सभी अपने परिवार को 30% हिसाब से भाग रखें, क्योंकि अभी चौथे भाग में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर क्या है कि सबसे ज़्यादा तो आपने भाग रख के फिर किसी और दाड़किया को डालते हैं ना, वहाँ कपास बीनने का, तो वो 250 रुपया एक मण का लेते हैं, यानी कि मण का हिसाब से 20 किलो का 250 रुपया लेते हैं। तो दिन के हिसाब से वो 4 से 5 मण बीज दिया, तो जो भाग्य है उनके पीछे क्या बचेगा? कहीं नहीं बचेगा फिर तो। ऐसा होता। और उसमें चौथे भाग में उनका जो पूरा साल का खर्च, तो उसमें खाने का 60-70-80 हज़ार रुपया तो पूरा साल का हो जाता है। उसके हिसाब से उनके पीछे बचते हैं बचते हैं, किसी के नहीं भी बचते तो साढ़े 40-50 हज़ार रुपया बचते हैं। तो उसके बाद 40,000-50,000 लेकर जाते हैं, यहाँ से जाते हैं तो 10,000 रुपया उनका भाड़ा लग जाता है। तो उसके बाद घर जाके अपने लोग भी गलत जगह का वो करते हैं, जैसे नशा करना, सेहत करना, ये बिल्कुल गलत है। और अपने जो शादियों के सीजन में जो डीजे लाते हैं वो भी थोड़ा बहुत लिमिट से क्रॉस हो जाता है। हम ये नहीं कर रहे कि वो सिस्टम बंद करें, लेकिन कृपया का एक होना शादी में वो भी ठीक है। और अपने जो समाज में जो दहेज है उनके ऊपर भी हम बात कर रहे हैं कि भाई वो थोड़ा कम करो या तो उसे बंद करो। और दूसरा सवाल कदम भाई, जैसे कि अभी आप लोगों ने बहुत सारे वीडियो मैंने देखा है, तो 30% की मांग कर रहे हैं ना। अगर 30% नहीं और कोई लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो चौथा भाग भी रख लेंगे, तो उनको क्या कहना चाहोगे? साथियों, जैसे अभी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपना समाज कुछ गुजरात के अंदर इतनी मेहनत मजदूरी करता है, उनके पीछे कोई बचत नहीं होती है। अभी जो महंगाई है, जो आसमान धरती से आसमान छूरी है, तो महंगाई की वजह से जो खर्चा आता है उसमें जो हमारे समाज की बचत नहीं होती है। इस कारण हम कह रहे हैं कि भाई थोड़ी जो टकावारी है उसको आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि एमपी से यहाँ 500 किलोमीटर छोड़कर जो हमारा समाज, आदिवासी समाज जो यहाँ मेहनत मजदूरी करने के लिए आता है, लेकिन वहाँ से जो आता है कम से कम +2+ अपन बात करें, जैसे 30 बीघा ज़मीन रखी हो, अगर 30 बीघा में 500 मुड़ कपास निकला हो, उसमें से 200 मुड़ 3 लोग होकर उस कपास को बीछेंगे और बाकी 300 तो दहाड़िए बीछेंगे। +2 चौथे भाग से अपन बात करें उसको, तो 200 मुड़ उसके भाग में जैसे उसने बीछा, उसमें से 50 मुड़ा है उसके चौथे भाग से, तो 50 मुड़ के अपन अभी कपास का जो भाव तय करें तो 1500 रुपये गिन लो, तो +2 75,000 रुपये मिलते हैं भाग्य को, 3 लोगों को 75,000 रुपये। तो 75,000 की अपन गिनती करें तो 25,000 रुपये मिले उन एक एक लोग को। तब एक एक लोग का खर्चा 25,000 रुपये में कम से कम 12 से 13,000 रुपये अपन गिन लो खाने का। तो उसमें से हमारा जो हमने अंदाज़ा लगाया कि भाई 3 लोगों की बचत उसमें 35 से 40,000 रुपये बचत होती है। उसमें वो व्यक्ति यहाँ से उसका सामान ले जाएगा, यहाँ से एमपी जाएगा, वो किराया लगेगा, फिर वहाँ जाकर अपना नया खाने का जो चूल्हा कहते हैं वो चलाएगा, तब तक उसके पास कम से कम समथिंग 25 से 30,000 रुपये बचेंगे। तो जो हमारा समाज है वो पहले से ही कर्जे में है, क्योंकि अभी दहेज का जो मामला ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा है। ज़मीन से आसमान पर पहुंच गया है दहेज। तो भाई दहेज में अभी कोई लाड़ी लाता है तो 7 से 8-9 लाख रुपए उसके लेते हैं, खर्चे से गिने तो इतने हो जाते हैं। तो +2 उसने कर्जा ले रखा होगा लाख रुपये, तो वो सिर्फ ब्याज ही भर पाएगा, लेकिन जो पैसे लिए हैं वो तो वैसे वैसे रहेगा। वो अगले साल वापस कमाने के लिए आएगा तो फिर भी इतने ही पैसे ले जाएगा, तो वो ब्याज ही भर पाएगा। तो उसमें हमारा समाज अभी आज तक गरीबी में है और हमारे समाज की कोई आवाज़ भी नहीं उठा रहा है। बहुत से ऐसे हैं जो नेता बन के, अपन नेता नहीं कह रहे, लेकिन अपने समाज को आगे बढ़ाने की सबको ज़रूरत है, क्योंकि अपना समाज है। अपने समाज से कोई अपन को कुछ भी बनाता है तो अपना भी अधिकार है कि भाई अपने समाज को आगे बढ़ाए और उसकी आवाज़ों को लेकर आगे ले जाए। तो हमने यहाँ गुजरात के अंदर
इस कारण ये कार्यक्रम कर रहे हैं कि हमारे लोग जागरूक हो जाए और अपने हक और अधिकार के लिए लड़े। हमारा मानना ये है। और कदम भाई आपको बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये तो आगे जाके लोगों को इकट्ठा ऐसे मतलब संगठन में आगे जाके जैसे कि चुनाव लड़ेंगे ऐसे आपको बोलते हैं। चुनाव की बात तो मैंने पहले भी करी थी। जैसे कालावड़ के अंदर हमारी पूरी टीम थी। जितेन भाई डामोर भी था और गिनू मेड़ा भी था और दिनेश भाई मीनामा भी था, पप्पू भी था। मैंने लोगों के सामने वादा भी कर लिया और उनको बोला भी, क्योंकि बहुत से गुजरात के जो खेडूत भाई है उसने एक डाइवर्ट करने की कोशिश करी है कि भाई ये तो चुनाव लड़ेगा और राजनीति करने के लिए ऐसा करा है। तो मैंने उन लोगों को बोला कि मैं भाई कोई राजनीतिक नहीं हूँ। जब तक कदम सिंह गणावा के शरीर में जान रहेगी तब तक समाज का ही काम करूँगा। मैंने पहले से ही बोल दिया और वीडियो के माध्यम से भी लोगों को बता दिया है। अब तो वो बोल रहे हैं तो अपन एक तरह से भी देखा जाए, अपन को कोई ऐसा नहीं करना है। वो तो पब्लिक तय करेगी आने वाला समय किसका है और किसका नहीं। अगर सही काम करोगे तो सही रास्ते जाओगे, अगर गलत काम करोगे तो कहीं भी लुढ़क जाओगे। और गिनू भाई जैसे कि आपको आप इधर मतलब आपको तो अभी ये बहुत सारे लोग जानने लगे हैं ना, तो किसी पार्टी वाले का फोन आया था कि नहीं कि आप क्या हमारी पार्टी में जुड़ जाओ, ऐसा कुछ फोन आया था कि नहीं? ऐसा तो नहीं आया, लेकिन बहुत सारे बहुत सारे क्या सभी पार्टी वाले बोलते हैं कि भाई हमारी कोई मदद चाहिए तो हमें बोलना। सभी 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 बोलते हैं, किसी को अपन नहीं बोल सकते। सब पार्टियाँ जितने भी है सब पार्टियाँ ये बोलते हैं कि भाई हमारी कुछ ज़रूरत है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन उनके ज़रूरत है, हमने कांटेक्ट कर दे, काम भी हो जा रहा है कि ऐसा नहीं है। लेकिन हम ऐसा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हम किसी पार्टी के विरोध में नहीं है। हम सभी पार्टी की तरफ से, ऐसा भी नहीं कि भाई सभी ऐसा कि हम किसी भी पार्टी के ये नहीं ये इसमें रह कर काम करेंगे, इसमें रह कर काम करें, ऐसा भी नहीं है। हमारे स्तर पे संगठन खड़ा करा तो हम किसी पार्टी वाले के विरोध में नहीं रहेंगे, ये हमारा कहना है। और ये चुनाव बुनाव के तो हम नहीं लड़ पाएंगे। जैसे अगर ऐसा हुआ, अगर वास्तविक में ऐसा बात आई, आज वो बात समाज तय करेगी हमको क्या करना है। हम नहीं कर सकते, बोल सकते कि वो समाज तय करेगा कि हम आप क्या करना चाहते हो, और वो खुद बोलेंगे तो भी ये सब बातें होंगी, ऐसा है। और अभी ऐसा है कि हम लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ी बहुत जलन, क्या बोले, जलन होती है ना, वो अपने घर तक हो रही है। घर तक हो रही है। हाँ, वहाँ से कई अलग अलग जैसे लोगों का धमकियाँ भी मिल रही है हमें। और घर जाने के बाद थोड़ा हमें भी सेफ्टी में रहने की बात बताई जा रही है, क्योंकि उनको क्या ये वो कह रहे कि आपने आदिवासी लोग को वो भी आदिवासी थे, लेकिन इन लोगों को जागरूक करने का आपको किसने हक दिया। वो तो हमारा जब ताकत है गुजरात में अगर कर सकते हैं तो वहाँ तो अपना देश है, अपना अपना देश है, एरिया है। एरिया है, बिल्कुल, अगर दूसरे राज्य में अपन कर सकते हैं तो अपने राज्य में डराने वाले होते हैं। बिल्कुल। क्योंकि ऐसा होता है ये वहाँ से बात ऐसी होती है कि कोई राजनीतिक पार्टियाँ भी हमारे पीछे लगी हुई है, क्योंकि यहाँ से लेकर वहाँ तक यहाँ से उंगली कर रहा है वहाँ, और वहाँ से हमें फ़ोन आता है, लेकिन हम उसका कोई जवाब नहीं दे रहे अभी भी, और दिल पे भी नहीं ले रहे। जिस दिन होगा उस दिन देखा जाएगा, यूँ सोच के चल रहे, जो भी होएगा ऊपर वाले के हाथ में। और कदम भाई इससे सवाल करूँगा, जैसे कि कदम भाई अभी फिलहाल में आप लोग कहाँ रहते हो और वाड़ी पे रहते हो, भाग भाग रख रखा है क्या? हाल फिलहाल के अंदर तो हम भी वाड़ी विस्तार में ही हमने भी भाग रखा था। और अभी फ़िलहाल में तो मैं हमारा जो मेरी वाइफ भी है और मेरे एक बच्चा भी है, लेकिन अभी वाड़ी विस्तार में अभी मैं काम नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने +2 मैंने बताऊं तो मैंने काम ही छोड़ दिया। क्योंकि घूमने फिरने में अपने को वहाँ काम नहीं होता, इधर काम नहीं होता। मैंने एक डिसाइड कर लिया कि आज से मैं यही करूँगा। तो मैं जब भी मेरा दिन जैसे उगता है, सूरज उगता है, तो मेरा काम है मोबाइल में देख लिया, कहाँ जाना है ग्रुप में देख लिया, हमें कहाँ कार्यक्रम करना है वो हम ही तय करते हैं। जैसे हम 4 लोग हैं यहाँ पर और हम यही काम करेंगे, हम समाज का काम करेंगे। जब तक हमें समाज हमारा साथ सपोर्ट करेगी तब तक हम समाज के लिए
लड़ेंगे। और आने वाले समय में जो हमें धमकियां भी दे रहे हैं, जो हमें बोल भी रहे हैं कि तुम ऐसा काम कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, लेकिन जो ऐसी धमकियां आ रही है उनको आने वाले समय में हम मुंह तोड़ जवाब देने का भी कोशिश करेंगे और आगे पूरी कोशिश करेंगे कि भाई हम सफल हो जाए। जिंदाबाद जोहार। और जितेन डामोर से बात करेंगे दोस्तों। अपने साथ जितेन डामोर भी है। तो बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं जितेन डामोर को कि ये गुजरात से हैं। तो आज आपको लाइव प्रूफ बता देता हूँ, है ना। तो जितेन डामोर, आप कहाँ से हो? मैं बड़े खुटाजा का हूँ, चंद्रशेखर आजाद नगर, अलीराजपुर तहसील। और अभी मैं फ़िलहाल मैं जामनगर ज़िले में ध्रोल तालुका में रहता हूँ और माणकपुर चौकड़ी पे मैं रहता हूँ। मेरा खुद का ही मकान है गुजरात में। मैं बहुत साल से छोटा में गुजरात में हुआ हूँ। और जब से ये मैंने समाज के लिए काम के स्टार्ट किए, जैसे कि मैं पहले पढ़ता था, पढ़ने के बाद मैं 10 तक पढ़ा हूँ। फिर मैं छोटी मोटी नौकरी करता था दुकान में। फिर यहाँ से मैंने शादी की। शादी के बाद मैं कंपनी में काम करता था। फिर ये 9 अगस्त आई, मैं खुद से ही ऐसे सपना देख रहा था कि मैं कुछ समाज के लिए कुछ करूं। लेकिन फिर ये बिरसा मुंडा का दिन था, 9 अगस्त थी। फिर मेरा थोड़ा बहुत रैली में भाग लिया और फिर यहाँ से थोड़ा बहुत आगे चला। फिर गिनू भाई का कांटेक्ट आया कि भाई कुछ काम वगैरह हो तो बताना, हम भी ऐसे टंकारा में रैली निकालते हैं। तो आप भी ध्रोल में फर्स्ट बार हमने निकाली थी रैली। तो फिर यहाँ से मैं थोड़ा बहुत आगे निकल गया, फेमस होने लगा कि भाई ये जितन भाई अच्छा काम करा, रैली निकाले यूँ करके। फिर गिनू भाई हमको मिले टंकारा में। एक बार मैटर था मोरबी का, जो सतनपुर भुंडरा में एक आदमी को सेठ ने मारा था। तो गिनू भाई ने बोला कि तुम वहाँ जाओ, वो उस मैटर को सोल्व करो। मैं तो बहुत डर गया था। मैंने तो ये कोई से काम पहली बार किया था, इसलिए मैंने तो गिनू भाई को बोला, गिनू भाई मेरे से नहीं हो पाएगा, नहीं कि एक बार तुम ट्राई मारो। फिर मैं रात को 9 से 10 बजे टंकारा से मैं निकला मोरबी के लिए। रात में इधर दवाखाने में गया। फिर भाई से ऐसे ही मेरे पास तो मोबाइल था, आपके पास माइक है, ऐसे ही मैंने मोबाइल रख के उस भाई के बोला कि भाई आपके क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब। तो उस भाई ने सारी बातें बताई कि भाई मेरे सेठ को ऐसे ऐसे हमने मारा। सभी लोग इस पे वाड़ी पे रखते थे, सभी लोगों को ऐसे भगा के निकाल देता था। फिर ये केस हमने लड़ा और जो आगेवान था गुजरात का था, तो धानपुर विस्तार का था, आगेवान हमारा है, वो इधर आए और उसके साथ गिनू भाई है और सब मिलके उस केस को आगे बढ़ाया और उसको न्याय देने की अभी कोशिश जारी है। लेकिन उसमें केस चल रहा है, अभी तक कोई समझौता नहीं हुआ। अगर हमारा संगठन का नियम ये है कि जैसे कोई पण व्यक्ति हो, अपने समाज को छोड़ के कई अन्य समाज के जो व्यक्ति ने अपने समाज के ऊपर हाथ उठा दिया या अपनी बहन बेटियों के सामने सेड़ती करा, कुछ भी करा, लेकिन हम समाधान बिल्कुल नहीं करते। ये स्पष्ट अभी बोल रहे हैं, आगे तक समाधान की बातें तो होंगी ही नहीं, क्योंकि समाधान हम करने जाते ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति अपने अपने जो बहन किसी भाई को लेके भाग जाते हैं तो हमें फ़ोन करते हैं, ये बोल दे कि भाई हमारी लड़की भाग गई फलाना ढिकना। हम यूँ कहते हैं कि भाई आपका सरपंच और उसका सामने वाला का सरपंच बैठे बात कर लो जो भी है, लेकिन हम संगठन वाले ये तोड़ करने के लिए नहीं आते, साफ बोल देते हैं। अगर कोई व्यक्ति तो अपने भी ऐसे हैं, यहाँ पर समाधान कर रहे हैं, सेठ के साथ ये लफड़ा है, समाधान कर, तो हम ये साफ कहते हैं भाई हमें समाधान में इंटरफेयर करना ही नहीं है और समाधान में नहीं आता है। तेरे को करना है तो कर, जो करना है वो कर, साफ बोल देता है। लेकिन हम ना ही हम किसी से समाधान के पैसे दिलवाते हैं, समाधान तो करवाते ही नहीं है। तो कदम भाई, आप पढ़ाई कहाँ तक कर रखी है? जिसे बात बताए तो मैंने पढ़ाई करी है, जब कॉलेज सेकंड ईयर तक मैंने पढ़ाई करी है और मैं पढ़ाई कर रहा था अच्छी तरह। मेरा सब्जेक्ट जो है आर्ट था। मैंने 11वीं और 12वीं में कॉमर्स लिया था। उसके बाद मैं कॉलेज गया, पढ़ाई करी और किसी एक दोस्ती में हमारे दोस्त है जो बिजनेस करके बोला जाता है, जो हिम्मतनगर के अंदर कंपनी थी, जहां वो DS लाइफ स्टाइल इंडियन मार्केट लिमिटेड करके, तो वहां वो रहता था। अब वो वीडियो मेरे पास भेजता था, मैं पढ़ाई कर रहा था, सेकंड ईयर था। वो कहता कि महीने के 20,000 रुपये देंगे यहाँ पर। तो मेरे पिताजी ने भी मेरे को बहुत बोला
कि तो ऐसे चक्कर में मत पड़ना। तो मैं क्या 20,000 रुपये का ऐसा लगा कि भाई नौकरी जैसा ही है। वो कहता कि कंप्यूटर चलाना ऐसा वैसा है। अब मैं पढ़ाई छोड़ के वहाँ चले गया। वहाँ गया मुझे मतलब ये क्या अपने को जो ये धंधा करते, जो पढ़ाई करते हैं और कई काम करते उससे डाइवर्ट करते, जैसे पूरा बिजनेस टॉपिक, हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क का पूरा यहाँ माइंड फिट कर देते हैं। तो वहाँ मेरी 3 दिन ट्रेनिंग हुई। तो उसने जो मेरा हार्ड वर्क था और जो मेरी पढ़ाई का था वो सिस्टम, जैसे वायरस आता है, जैसे वायरस बोलते हैं अपन, वो हटा दिया, डाइवर्ट कर दिया और उसने स्मार्ट वर्क डाल दिया। जैसे हवा में पैसे कमाना यूँ मुँह से, और हार्ड वर्क मतलब अपने हाथों से कमाना, मेहनत पसीने से कमाना, इसी सिस्टम का जो वायरस था डाइवर्ट कर दिया। अब मैं उसमें, उसने बोला कि इतने पैसे आप लोगों को भरना पड़ेगा। जब मैं पहले तो हिचकिचा गया, 49,000 रुपये की बात करी उसने। मैं कहा 49,000 रुपये तो कहाँ, इतने पैसे भर के कौन नौकरी देता है, इतने पैसे भर के कौन काम पे लगाता है। मैं भी थोड़ा सोच विचार में पड़ गया। फिर भी मैंने 41,000 रुपये वहाँ भरे, नहीं माना। मेरे पापा ने भी बोला कि भाई फालतू मत पैसे बिगाड़ और पढ़ाई मत बिगाड़, पढ़ाई करेगा तो आगे नौकरी लगेगा, कुछ भी करेगा। मैंने भी जी तोड़ मेहनत करी थी, मेरे पिताजी ने भी पढ़ाने के लिए, पर मैं जो बिजनेस के चक्कर में आया उस समय फिर मैं जस्ट जो पैसे मेरे फंस गए थे। मेरे साथ मेरे दूसरे भी पढ़ाई करते थे, वो साथी पहले से वहाँ जाए थे, लेकिन उन लोगों ने भी मेरे को नहीं बताया, उन लोगों ने भी नहीं बोला कि भाई पैसे फंस जाते हैं। वो मैं फंस गया, उसके बाद वो भी बोलते कि हम भी ऐसे ही फंस गए। अब हम वहाँ परेशान हो गए, हमने सोचा पैसे कैसे निकाले। अब मैंने दिमाग लगाया कि बिना पैसों का जाऊँगा तो घर नहीं रहने देंगे। अब वो 41,000 रुपये की बात है, 41,000 रुपये अपन ने कमाए नहीं है, अपने पिताजी ने मेहनत पसीने की कमाई है। तो अपन ने उसको घुमा फिरा कर बात करके पैसे ले लिए थे, झूठ बोलकर। महीने के 18,000 पगार आएगी करके। तो जस्ट फिर हमने पैसे निकालने का तरीका सोचा। एक छोटा सा बोरिया था जो अपने ये रानापुर तरफ का, उसके साथ 2 जने ने, जैसे अपन क्लियर टू क्लियर बात करते हैं, आज तक किसी अपनी जो अंदर की खामी, आज तक अपन चोरी की बात नहीं करते, लेकिन मुझे मजबूरन उसकी गाड़ी लेना पड़ा। मैंने उसकी गाड़ी उठा ली। मैंने बोला जब तक वो पैसे नहीं देंगे तब तक मैं गाड़ी भी नहीं दूंगा। मैं घर पे गाड़ी लेके चले आया। फिर पुलिस वाले ने सब मेरे पीछे पड़े वहाँ पर घर पे भी, पर मैंने हाथ में नहीं आया। उसके बाद उसने फ़ोन लगाया कि मैं तेरे पैसे दे दूंगा और मेरी गाड़ी दे जा। तो हमारी पूरी टीम गई, वहाँ के जो बंदे थे उसके भी पैसे हमने निकाले वहाँ से। उसके बाद फिर हमारा जो भी था उनको मैंने बोला कि ऐसे झूठ बोलकर लोगों को बुलाकर, ऐसा बिजनेस का है तो बिजनेस का बोल दो आप डायरेक्ट, आपको बोलकर करवाना, क्योंकि वहाँ अपने को पढ़ने नहीं देते, उसके पहले अपने को सिग्नेचर करवा देते हैं, जो एग्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट करवा देते हैं। तो इसी कारण मैं फंस गया, उसके वजह मेरी पढ़ाई पूरी बर्बाद हो गई। उसके बाद मेरी शादी हुई, तो शादी में जो मेरे पिताजी ने जो मेरे को शादी करवाई उसमें थोड़ा खर्चा आ गया था 1.5 लाख रुपए का। तो मेरे को गुजरात आना पड़ा। गुजरात में आया, मैं फर्स्ट आया गुजरात में, मैंने खेतीबाड़ी करी, 1 साल मैंने मेहनत करी। मैंने दिमाग लगाया कि भाई यहाँ इतनी मेहनत करते हैं फिर भी बचत क्यों इतनी होती है। हमने जब से आए तब से हमारे हिसाब लगाया तो एक व्यक्ति के 50-50 रुपये आ रहे थे। हम टोटल एक दिन के? हाँ, एक दिन के 4 लोग थे हम। एक व्यक्ति के दिन के 50 रुपये आ रहे थे, खाते पीते काटते एक 50 रुपये का ही बचत हो रहा था। तो मैंने सोचा कि भाई अब भाग रखने से, मैं इस साल भी बदल गया था कि मेरे को भाग नहीं रखना है, लेकिन मेरी घरवाली ने बोला कि अपन को रखना पड़ेगा, अपन घर सभी नहीं रह सकते, क्योंकि मेरा बड़ा भाई घर पे है, क्योंकि सभी फैमिली घर पे रहेंगे तो सब नहीं होगा एडजस्ट। इसलिए हम गुजरात आए। मैंने बोला कहीं नहीं, कारखाने में जाने का प्लान था जो 500 रुपये देते थे, तो वहाँ का कैंसिल करा और भाग रखा हमने। और भाग रखते रखते फिर ये मैं काम करने का मेरा मन ही नहीं था, फिर भी ये हमारी फिर गिनू भाई से मुलाकात हो गई। उसके बाद हम
आज से मैंने उस समय से काम बंद कर दिया। आज 3 महीने ऊपर हो गए होंगे, कम से कम 3 महीने और 18-19 दिन हो गए होंगे, समथिंग ऐसा लग रहा। तब से मैंने, गिनू भाई भी मेरे साथ है, जितेन भाई भी मेरे साथ है, मैंने आज तक वाड़ी का काम नहीं करा। तब से रात दिन में समाज के लिए दौड़ रहा। इन लोगों ने तो थोड़ा बहुत करा, जितेन ने भी करा, लेकिन जितेन को इसलिए करना पड़ा, इसका पापा भी संगठन में साथ में है, तो ये काम करता है तो वो घुमाते, मैं अकेला हूँ, तो मैंने पूरा चेंज ही कर दिया। जो काम है वो संगठन में ले लिया, पूरा संगठन का काम करूँगा और समाज का काम करूँगा। ये हमारा सफ़र था और यहाँ एंड होता है। और गिनू भाई, जैसे कि अभी अपन मुआवजा की बात कर लेते हैं ना, तो अभी आप लोग बोल रहे हैं ना, तो मुआवजा सेठ लोग देंगे कि फिर आगे से सरकार अपने आदिवासी भाई को दे? जो मुआवजे की जो बात कर रहे हैं, मुआवजा, क्योंकि यहाँ का जो हमारे भाई यहाँ गुजरात में आए हुए हैं, हमने बात करी, लेकिन क्योंकि आगे मतलब जो है आधार नहीं है, उसके पास पुरावा नहीं है, किस डॉक्यूमेंट से वो पैसे देंगे, क्योंकि ये तो खेडूत का यहाँ खातेदार है, तो उनके खाते में सरकार पैसे डाल देती है। गलती हमारे लोगों की ये है कि हमारे लोग लिखित में भाग नहीं रखते। आज अगर वो लिखित में भाग रखते और उसके पास जो एग्रीमेंट, जो स्टाम्प बना रहता, अगर वो हमारे पास रहता, तो आज हम सरकार के पास इतना थप्पा ले जाकर भी रख के बोलते कि हमारे आदिवासी भाई भी इतने यहाँ काम करते थे, यहाँ काम करने के लिए आए थे, उनके खाते में भी पैसे जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए भाग के स्तर से। लेकिन हमारे लोगों का एक एक प्रूफ भी नहीं है कि यहाँ अपन क्या ले जाकर उनको बताए कि यहाँ ये रखता था, यहाँ उसके एग्रीमेंट बना रखा है। इसलिए मेरे सभी आदिवासी भाइयों से हम यही निवेदन करते हैं कि आप लोग लिखित में भाग रखो। अगर आप लिखित में भाग रखते हो और एग्रीमेंट करवाते हो, तो हम वो स्टाम्प जो ले है उसके ज़रिए अपन न्याय भी लोगों को दिलवा सकते हैं, और उसको जो भी नुकसान होता है, भले इस साल हुआ, आते साल नहीं हो, लेकिन कभी भविष्य में फिर भी ऐसा हो सकता है, तो अपन लोगों को मुआवजा दिलवाने की पूरी कोशिश करेंगे। और अभी भी हमने इतनी कोशिश करी है, कम से कम 25 से 30% लोगों को मुआवजा दिया है। जो समझदार खेडूत है उन लोगों ने मुआवजा दिया है और वीडियो भी बनाया है उन लोगों ने, तो हमारे लिए अच्छी बात है कि 30% है, वो समझते हैं कि आदिवासी भाइयों ने भी मेहनत करी है। तो हम यही चाहते हैं, हमारी कोशिश नाकामयाब नहीं रही है, फिर भी हमने 30% लोगों को मुआवजा दिलाया है, ऐसा हमारा मानना है। और जो अभी भाग भी 30 से 40% लोगों ने 30% से रखा है, जो तिली का भाग है अभी, और उसमें से बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो चौथे भाग से भाग रख रहे हैं, लेकिन 40% लोगों ने 30% से भाग रखा है, जो हमें फ़ोन पे बताते हैं कि हम किस भाग से भाग रखें, तो हम भी उन्हें बताते हैं कि आप 30% से ही भाग रखो और लिखित में भाग रखो, और एक साल के लिए रखते हो तो आप वो भी लिखाओ कि हम 1 साल के लिए रख रहे। अगर 2 साल के लिए रखते हो तो 2 साल का लिखाओ। हम वो पूरा क्लियर उनको डाटा पहुंचाते हैं, तो हम उनको फिर मदद के लिए जाएंगे, उनको समझाएंगे, और जहां तक हमारे लोग नहीं समझेंगे तब तक हमारी ये जो पूरी टीम है, हम पूरी टीम मिलकर पूरी कोशिश करेंगे। और दूसरा सवाल कदम भाई, जैसे कि आपने एक वीडियो में बोला था कि आने वाले समय में आप अगर कोई लोग आते हैं तो बॉर्डर पे खड़ा रहेंगे, ऐसा कुछ आपने बोला था, उस बात को लेके क्या कहना चाहोगे? जो लोग हैं जो गुजरात के अंदर, ये जो सौराष्ट्र के अंदर आते हैं, तो हमारा मानना है कि हमारे लोग वहाँ से आते हैं तो 100% में से 80% लोग वापस जाते हैं, 70 से 80% लोग, क्योंकि बहुत से ऐसे भाई हैं जो झटका शॉट में मर जाते हैं, कोई कुएं में पड़ के मर जाते हैं, कोई एक्सीडेंट करके मर जाता है, किसी को मार के फेंक दिया जाता है, किसी को मार के टांग दिया जाता है। ऐसी अनेक सी घटना आती है हमारे भाइयों के साथ। तो हमारा मानना ये है कि हमारे लोग यहाँ आते हैं तो वो लोग कहाँ भाग रखते हैं और कहाँ नहीं, कौन से गांव में रखते हैं, कौन से तालुके में रखते हैं और किसकी वाड़ी रखते हैं। हम आने वाले समय में यहाँ जो पढ़ाई करने वाले छोरे रहेंगे उनको वाड़ी वाड़ी पे भेजेंगे और उनको लिखित करवा के मंगवाएंगे कि भाई ये इसकी वाड़ी में रहता है, इसके सेठ की इसका सेठ का भाग रखा है और इस तालुके में रखा है और इस ज़िले में रखा है। क्योंकि हमारे लोग कम होते जा रहे हैं,
क्योंकि हमारे लोग यहाँ मेहनत करते करते अपनी ज़िंदगी गंवा बैठे हैं और ऐसे ही चलता रहा तो हमारा समाज जो है, जो ये आदिवासी समाज है, वो कभी ऊपर नहीं आएगा। उनके साथ ऐसी परिस्थिति होती रहेगी। इसलिए युवा पीढ़ी जागरूक हुई है, तो मेरा मानना यह है कि युवा पीढ़ी जागरूक होकर अपने लोगों को जागरूक करने की कोशिश करे। और मैंने बोला था बॉर्डर रोकना, लेकिन बॉर्डर पे इसलिए हम खड़े रहने की बात कर रहे थे कि हमारे जितने भी जो लोग आते हैं, जो भाई आते हैं, उनके आधार कार्ड और उनको ये पूछना है कि आप कौन से तालुके में भाग रखने जा रहे हो और कौन से ज़िले में रखने जा रहे हो। हमारा कहना ये है। तो दोस्तों ये थे इंटरव्यू अपने मजदूर संगठन का, है ना। तो जी ये गिनू भाई, लास्ट में क्या बोलना चाहोगे मेरे चैनल के? सबसे पहले तो इनके चैनल को धन्यवाद, और आप लोग देख रहे हैं तो इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए, क्योंकि मेरे को भी बोलना अच्छी तरह से आता, मैं भी यूट्यूबर रह चुका हूँ इसलिए। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, और आगे से ऐसी बात ये भाई अपना लाएंगे। और ये इस इंटरव्यू में अपन ने बताया कुछ गलती हुई तो आप मुझे माफ़ करना, और भाई को भी आगे तक ले जाना, और नेक्स्ट और भी इंटरव्यू हमारे साथ आएगा। कदम भाई, मेरी चैनल को क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको जोहार, और जो हमने बात बताई है, जो इंटरव्यू हमने आज दिया है, उनकी चैनल को भी दिल से धन्यवाद। क्योंकि हमारे ही समाज का जो भाई है, जो आज हमारा इंटरव्यू लेने के लिए आया है, आज पहली बार इंटरव्यू का नाम हमने सुना है। ऐसे हम कोई नहीं है कि हम किसी को इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं। आज जो हम समाज का काम कर रहे हैं, समाज का काम करते करते आज हम इंटरव्यू भी दे रहे हैं और लोगों की नज़रों में भी है। और आगे हम दूसरा भी जो है, नेक्स्ट आप इनकी चैनल को सब्सक्राइब करना और इनको सपोर्ट करना, क्योंकि आदिवासी समाज की जो बातें हैं भाई आपको इंटरव्यू के माध्यम से बताएगा, और दूसरा भी इंटरव्यू होगा वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो जय जोहार, जय आदिवासी, जय संविधान, जय भारत। जितेन भाई, क्या लास्ट में क्या कहना चाहोगे मेरे दोस्तों को? जोहार मित्रों, लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि भाई इतनी ये भाई चैनल चलाता है तो इतनी मेहनत कर रहा है सभी आदिवासी भाइयों का, जो हमारा इंटरव्यू लिया है तो बहुत अच्छी तरह से हमको भी अच्छा फील आ रहा है, क्योंकि हमारा भाई भी एक आदिवासी भाई है, तो यह भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। इंटरव्यू हमारा लिया, हमने तो बहुत नए लग रहा है कि भाई हम भी इस चैनल में आ गए। तो ऐसे भाई को सपोर्ट करें और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना, और इस भाई को दिल से सपोर्ट करना। हम भी सपोर्ट करते हैं तो आप भी करो। जोहार। गिनू भाई, क्या कहना चाहोगे लास्ट में? मैं ये बोलना चाहूँगा कि हमारे पास इतना बजट तो नहीं है, लेकिन अभी रोड पे हम लोग यहाँ पर भाई के साथ इंटरव्यू ले रहे हैं, और ये छोटा सा बस स्टैंड है, वहाँ पर ले रहे हैं। और ये कौन सा गांव है जीतन भैया? हाँ, बाणुगर है, गुजरात बाणुगर के अंदर है, बस स्टेशन के अंदर। तो सभी साथियों को जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। तो दोस्तों ये था इंटरव्यू, और कुछ आप लोगों का सवाल रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी लगभग आएंगे इंटरव्यू, है ना। तो जय जोहार, जय आदिवासी।